सुरभि, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि अपने पापा को साथ ले जाने का प्लान बना लिया है। सच में उन्हें देखकर तो अब लगता है कि वह भी अपने अकेलेपन से घबरा गए हैं। जिस उम्र में पत्नी की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, उस उम्र में उन्हें अकेला रहना पड़ रहा है। हाँ आंटी, यहाँ आती हूँ तो अपने परिवार की चिंता रहती है, और जब वहाँ होती हूँ तो पापा की चिंता रहती है। इसलिए विवेक और मम्मी पापा ने ही इस बात के लिए जोर दिया है कि अब पापा हमारे साथ मुंबई में ही रहें। तुम्हारे सास ससुर ने भी इस बात में तुम्हारा साथ दिया। वाकई वे बड़े दिल के हैं, वरना अक्सर माता पिता अपने बेटे और बहू पर तो केवल अपना ही हक समझते हैं। हाँ आंटी, माँ के जाने के बाद पिछले 1 साल में जितना संभव हो सका, मैं पापा के साथ आकर रही हूँ। लेकिन बच्चों के साथ और जॉब के कारण बार बार आ पाना संभव नहीं हो पाता, और जितना संभव हुआ वो मेरी मम्मी जी के सहयोग से ही संभव हो पाया। माँ ने तो सेवा का कोई मौका ही नहीं दिया। उनके जाने से पहले तो ये विचार भी कभी मन में नहीं आता था कि माँ के बिना भी हमें रहना होगा। अच्छी भली दफ्तर से आई थी, पापा के साथ चाय पी थी। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने उम्मीद ही नहीं किया। शायद माँ को ब्रेन हैमरेज हुआ था। माँ के जाने के दुख से हमारे परिवार को तोड़कर रख दिया था, और अब पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बच्चे गृहस्थी बचाकर अपनी जिंदगी में मस्त और व्यस्त हो जाते हैं। कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, इनका साथ और उनकी फिक्र हमारी पहली जिम्मेदारी है। बेटी सुषमा तो इस दुनिया से असमय जाकर इस परिवार को ही नहीं बल्कि मुझे भी अकेला कर गई है। हम दोनों के बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। अपने सुख दुख की बात करके हम अपना जी हल्का कर लेते थे। एक दूसरे पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास था हमें। एक दूसरे का साथ भी था और सहयोग भी। हाँ, तुम्हारे पापा और तुम्हारे अंकल इतने करीब नहीं थे। खैर, हम दोनों पड़ोसन बड़े प्रेम से रहते रहे। जी माधुरी आंटी, हमने माँ को खोया है तो आपने भी अपनी प्रिय सहेली को खोया है। माँ का यूँ अचानक जाना एक बहुत बड़ा खालीपन दे गया है। एक बात बताइए आंटी जी, क्या माँ ने अपनी किसी छोटी बड़ी बीमारी के बारे में आपसे जिक्र किया था? माँ तो सुहास मामा के कैंसर की वजह से बहुत बेचैन थी। वे उनकी जी भरकर सेवा करना चाहती थी। हो सकता है वे इस परेशानी में अपने बढ़ते ब्लड प्रेशर या किसी अन्य संकेत को नज़रअंदाज करती रही हो, और नतीजा इस तरह सामने आया हो। वाकई सुरभि, सुषमा तुम्हारे सुहास मामा की बीमारी से बहुत अधिक तनाव में तो थी। अपने भाई का इतना बड़ा कष्ट उनसे देखा नहीं जा रहा था। एक बात बोलूं सुरभि, मैं पिछले 1 साल से यह बात अपने दिल में दबाए बैठी हूँ। सुषमा पहले तो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। मैं उनके तनाव की वजह सिर्फ उनके लाडले छोटे भाई की बीमारी ही मान रही थी। ऐसा लगता था जैसे वे अपने मन के गुबार को अपने मन में ही रखने के लिए कश्मकश कर रही हैं। जब उनके भाई मेरठ में अपने घर या यहाँ दिल्ली के अस्पताल में होते थे, तब मैंने देखा कि सुषमा एक सफ़ेद डायरी में कुछ लिख रही होती थी, और उस वक्त उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते थे। मेरे अचानक आ जाने पर अपनी डायरी बंद कर अपने आंसू पोंछ लेती थी। इस बात का अफसोस ज़रूर होता था कि आखिर हम दोनों के बीच कितनी दूरी क्यों हो गई कि सुषमा मुझसे शेयर करने की वजह से बस डायरी को अपना हमराज बना रही है। सामान्य दिखने की कोशिश में भी उनकी बेचैनी छलक पड़ती थी। उस वक्त ऐसा लगता था कि वे इस बात का इंतजार कर रही हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे कुछ ना कह पाऊंगी। मुझे अपनी अधूरी कहानी अपनी इस डायरी को सुनानी है। औपचारिक सी बातें करके मैं उनके मन को समझकर डायरी के साथ उन्हें फिर अकेला छोड़ देती थी। सच कहूँ तो वह डायरी सुषमा की मुझसे ज़्यादा जिगरी सहेली नजर आने लगी थी। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं तुम्हारे घर आई तो मैं सुषमा को डायरी थामे देखा, इसलिए मैं खुद ही जल्दी वापस घर जाने का बहाना ढूंढ लेती थी। मैं उनके इन तनाव के दिनों में उनका अधिक से अधिक साथ देना चाहती थी, लेकिन वो मुझे डायरी हम दोनों के बीच एक अनजानी सी दूरी बढ़ा रही थी। और दूरी केवल हम दोनों सखियों के बीच ही नहीं बढ़ रही थी, मैं देख रही थी कि पति पत्नी के बीच में भी कुछ तनाव था। जबकि मेरे हिसाब से उन्हें तुम्हारे पापा के सहयोग और संवेदनाओं की ज़रूरत थी। तुम्हारे पापा सुषमा से बहुत ही झिड़क झिड़क कर बातें करते थे, और माँ शांति बनाए रहती थी। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारे पापा कोई जिद मनवाना चाह रहे हों, और उसमें सुषमा की सहमति नहीं रही हो। परिणाम तुम्हारी माँ को अपमान और अवहेलना के रूप में झेलना पड़ रहा है। जब तुम्हारे सुहास मामा इलाज के लिए मामी के साथ कीमोथेरेपी के लिए दिल्ली आते थे,
तो पापा की चिड़चिड़ाहट और भी अधिक बढ़ जाती थी। सुषमा घर के माहौल को शांति बनाए रखने के लिए ना जाने क्या कुछ कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। ये मैं समझ तो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मुंह से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हाँ आंटी, मैं भी उनकी बढ़ती हुई खामोशी को महसूस कर रही थी। खूब समझाती भी थी, लेकिन ये जानती थी कि अपने लाडले भाई की इस गंभीर अवस्था को देखकर उनका इस तरह विचलित होना स्वाभाविक ही है। पापा के असहयोग और तिरस्कार को उन्होंने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया। आंटी याद कीजिए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा आपको कभी। केवल मामा की बीमारी उन्हें इतना कमज़ोर नहीं कर सकती थी। वे तो स्वयं उन्हें यहाँ बुलाकर उनका बेहतर इलाज करा रही थी। मुश्किल समय में पूरी हिम्मत के साथ जुटते हुए मैंने उन्हें देखा है। फिर मामा के लिए वह इतना कमज़ोर कैसे हो गईं? मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि माँ मामा की बीमारी की वजह से कितनी मायूस थी। मुझसे जब फ़ोन पर बात करती थी तो बहुत ही औपचारिक सी बातें होती थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ छुपा कर वो बहुत थोड़ा सा मुझे बताना चाह रही हैं। आंटी, आप तो उनकी बहुत ही नज़दीकी सहेली थी। ऐसा संभव ही नहीं कि उन्होंने आपसे अपने मन की बात छुपाई है। अब तो माँ चली गई है। बताइए ना आंटी, क्या हो रहा था यहाँ पर? तुम सही कह रही हो सुरभि, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत दिनों तक सब कुछ छुपा कर नहीं रख सकी थी। पता नहीं मुझे तुम्हें बतलाना चाहिए या नहीं, लेकिन ये जानती हूँ कि तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें ये सब जरूर जानना चाहिए। सुरभि, जिंदगी हमेशा एक जैसी कहाँ चलती है। सुषमा लंदन में बेटे अभय के तलाक से बहुत ही तनावग्रस्त रहती थी। बेटा विदेश में अकेला पत्नी से हो रहे अलगाव को सह रहा था। हाँ, तुम्हारे लिए वे संतुष्ट थी कि उनकी लाडली बेटी को आत्मीय और संस्कारी परिवार मिल गया है कि तभी सुहास भैया के कैंसर के बारे में पता चला। सुषमा के तो पैरों तले ही जमीन खिसक गई थी। माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, भैया भाभी उन्हीं की सेवा कर रहे थे कि अब यह परेशानी आन पड़ी थी। सुषमा उन सभी की सहायता करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पापा को छोड़कर जाना और लंबे समय तक मेरठ में रहना संभव ना होता। इसलिए उन्होंने भैया भाभी को मुंबई जाकर इलाज कराने की जगह दिल्ली के कैंसर अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी थी। सुहास भैया के साथ शुरू में भाभी रीना आती थी और लगातार साथ में रहती थी, लेकिन मेरठ में अम्मा बाबूजी को बहुत समय अकेला ना छोड़ना पड़े, इसलिए कई बार सुहास भैया यहाँ अकेले रह जाते थे और रीना अम्मा बाबूजी के पास मेरठ पहुँच जाती थी। सुषमा अपने सुहास भैया का भरपूर ख्याल रखती थी। समय पर दवाई, उनकी सेवा, सब कुछ वो अपनी जॉब के साथ और कभी छुट्टी लेकर मैनेज कर रही थी। लेकिन मैं देख रही थी कि तुम्हारे पापा को सुहास भैया का यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा था। उनके यहाँ रहने पर वो बहुत चिड़चिड़ से नजर आते थे। माहौल न बिगड़े इसलिए सुषमा झूठी मुस्कान लिए काम करती रहती थी। हालांकि पड़ोसी दंपति की बातचीत सुनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक बार जब मैं सुषमा से मिलने आ रही थी तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से तुम्हारे पापा मम्मी की तीखी बहस मुझे सुनाई दी। तुम सारा दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती हो। पैसा खर्च हो रहा है सो अलग, अब दवाई, टेस्ट और स्पेशल डाइट के लिए उनसे पैसे तो मांगने से रहा। कीमो और बड़ी जांचों के वो पैसे दे देते हैं तो क्या। और सच कहूँ ना तो मुझे उनका चेहरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं ढंग से ना खा पी रहा हूँ, ना ढंग से रह पा रहा हूँ। डॉक्टर कहे या ना कहे, मुझे तो लगता है ये कैंसर भी छूत की बीमारी है। बस बहुत हो गई सेवा। अब इनसे कह देना कि जब भी दिल्ली आए सीधे अस्पताल जाएं, और अगर रुकना है तो होटल में कोई कमरा किराए पर लिया करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह मेरा दूर का रिश्तेदार नहीं, सगा भाई है। आपको अधिक समय अकेला ना रहना पड़े इसलिए मैं स्वयं मेरठ ना जाकर उन्हें यहाँ रखकर अपने मन को तसल्ली दे रही हूँ। मेरे रहते वो भला किराए का कमरा क्यों लेगा? मैंने आपके माता पिता की भी भरपूर सेवा की है। आपके पिताजी की गंभीर बीमारी में तो कभी आपने संक्रमण की चिंता जाहिर नहीं की। जरूरत पड़ने पर हमारे खून के रिश्ते भला किसी और के मोहताज क्यों हो? क्या मेरी तकलीफ, मेरा दुख आपका अपना नहीं है? मुझे आपके इस तरह के व्यवहार ने बहुत निराश किया है। अब निराश किया हो या खुशी दी हो, मैं नहीं जानता। तो तुम ही सुहास को यहाँ आने के लिए न कह दो, वरना मुझे कहना पड़ेगा। वह तो खुद ही जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है।
हम भी उससे किनारा कर लेंगे तो यह निराशा उसे और भी अधिक तोड़ देगी। किसी को तोड़ने या जोड़ने का ठेका मैंने नहीं किया है। या तो तुम सुहास का साथ दे लो या फिर मेरे साथ रह लो, फैसला तुम्हारा है। भाई साहब का स्वर ऊंचा हो गया था। उफ, ये व्यवहार करते हैं भाई साहब सुषमा के साथ। दंग रह गई थी मैं ये सुनकर। कितनी ओछी मानसिकता है। पुरुषों का दोहरापन एक बार फिर देखने को मिला था। बाहरी तौर पर इतने व्यवहार कुशल और मिलनसार भाई साहब सुषमा की मनोदशा की अवहेलना कर कितना गलत व्यवहार कर रहे थे उनके साथ। मैं दरवाजे से धीमे कदमों से ही वापस घर पहुंच गई थी। घर का अशांत माहौल देखकर मैं यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सुषमा कितनी अकेली पड़ गई है ये सोचकर जब दूसरे ही दिन उनके पास आने के लिए मजबूर हो गई थी। उसी वक्त रीना का मेरठ से फ़ोन आया था। दीदी, इनकी कीमोथेरेपी के लिए हम परसों दिल्ली आ रहे हैं। सुहास की तबीयत कैसी है? अम्मा बाबूजी कैसे हैं? की औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने रीना से कहा, रीना, हम लोग कल कर्नाटक की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। सुहास की कीमो समय पर होना ज़रूरी है, इसलिए तुम आना। कीमोथेरेपी कराने के बाद वहीं अस्पताल में रुक जाना या कोई कमरे की व्यवस्था देख लेना। दीदी, आप जा रही हैं तो क्या हुआ? आप अपने घर की चाबी माधुरी दीदी को देती जाइएगा, हम उनसे ले लेंगे। रीना ने आसान रास्ता सुझाया था। रीना, वो क्या है ना कि माधुरी दीदी भी अपने देवर के बेटे की शादी में गई हुई हैं। इस बार मैनेज कर लो, बाद में देखते हैं, कहकर फ़ोन काट दिया था सुषमा ने। फ़ोन रखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी सुषमा। ये सिला दिया है मुझे आलोक जी ने सारी ज़िंदगी के समर्पण का। अपनी सारी उम्र खपा दी मैंने यहाँ। देवर नंदों की शादी, सास ससुर की सेवा, कहीं कोई कसर नहीं रहने दी। अब भाई इतनी गंभीर स्थिति में है और मैं उसे अकेला छोड़ दूं? बहुत ज़िद्दी हैं आलोक जी। अगर मैं ज़िद में अम्मा बाबूजी और सुहास की सेवा के लिए मेरठ चली गई तो सारी ज़िंदगी की सेवा को तिलांजलि देकर वो मुझसे संबंध भी ख़त्म कर लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माधुरी, कि मैं खुद को बहुत ही अपमानित महसूस कर रही हूँ। हम जिसे सम्मान दे रहे हैं उनसे समर्पण भी तो चाहते हैं। मैं इन्हें भरपूर सम्मान दे रही हूँ और बदले में वे स्वयं तो सहयोग करने के लिए हैं ही नहीं, मुझे भी वहाँ से तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सच कहूँ तो अब इनके साथ रहने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं क्यों इनकी मनुहार करती रहूँ, आगे पीछे घूमती रहूँ, केवल इसलिए कि 7 फेरे लिए हैं? इस बंधन को इन्होंने किस तरह से स्वीकार किया, केवल मुझ पर हुकूमत करने के लिए। इनके परिवार के लिए मैं हमेशा तत्पर रही और जब मेरे परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तो मैं इनके हाथों की चाबी की गुड़िया बनकर बस यहीं की होकर रह जाऊं। मेरी भावनाएं, मेरे रिश्ते इनसे तो जुड़ ही नहीं पाए और मुझे भी दूर करने का प्रयास है। मैंने कभी खुद को इतना कमज़ोर नहीं समझा। लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा वहाँ परेशान है। मन करता था कि नाना नानी और मामा की माली मदद के लिए मैं उसे कहूँ, लेकिन जानती हूँ कि मेरे कहने पर वह कर तो देगा, लेकिन अभी करना उसके लिए मुश्किल ही होता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि पुरुष प्रधानता की मानसिकता ही अब है और बहू के तलाक का कारण बन रही है। लगता है आलोक जी की तरह पुरुष प्रधानता का दम उसे आनुवांशिक रूप से मिला है। मेरे लिए संस्कार वहाँ भी हार गए हैं। हालांकि विदेश में दोनों अकेले हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद तलाक तक पहुँच गए। मैं स्वयं नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरी पाई पाई पर आलोक जी का अधिकार है। वह मेरे पैसे को भी हमारा पैसा कहकर मेरे भाई की मुश्किल घड़ी में खर्च करने पर एहसान जता रहे हैं। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब तो इनका साथ भी नहीं सुहा रहा है। मन कर रहा है कि कुछ खाकर हमेशा के लिए सो जाऊं। भाभी भैया को बहाना बनाकर मैंने अपने घर से आने से रोका है। तुम समझ सकती हो कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। छोटा भाई तिल तिल कर मर रहा है। चाहती थी जब तक है मेरी आंखों के सामने रहे, मगर पत्थर दिल आलोक जी ने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। फैसला मुझे लेना है। मेरे लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि मेरे शहर में रहते हुए भी मेरा कैंसर से जूझ रहा भाई अजनबियों की तरह आकर असुविधाजनक स्थितियों में रहे, किराए का कमरा ढूंढे। अपने बूढ़े माँ बाप के पास मुझे हिम्मत बढ़ाने के लिए खड़ा होना था। आलोक जी के इस व्यवहार के बाद अगर मैं वहां जाने का
कड़ा निर्णय लेती हूँ तो बूढ़े माता पिता के लिए अपनी बेटी के परिवार टूटने का दुख भी एक छोटा दुख नहीं होता। उनकी बूढ़ी आंखें बिना कहे ही मेरी तकलीफ को पहचान लेगी। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी है कि जो भी निर्णय लूंगी उसे दुनिया गलत ही कहेगी। मगर अब जो भी हो, आलोक जी का साथ और उनकी सेवा करना ना जाने क्यों मेरा मन कतई गवारा नहीं कर रहा है। तुम कहती थी ना सुषमा, आजकल तुम्हें इस डायरी से बहुत प्यार हो गया है। मैंने अपना सारा दर्द इस डायरी में उड़ेल दिया है। डायरी भर चुकी है ना, इसलिए तुम्हारे सामने छलक पड़ा। गला रूंध गया था सुषमा का। मैं क्या कहती, बहुत कुछ बातें एक दिन पहले ही अनजाने में सुन चुकी थी और उस दिन सुषमा ने बयां कर दी थी। सब ठीक हो जाएगा, तू भाई साहब की बातों पर इतनी परेशान ना हो। पुरुषों को तनाव और बहुत सी परेशानियां होती हैं। तनाव के उन्हीं क्षणों में उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया होगा। उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास होगा। जेंट्स इस तरह की आधिपत्य की बातें करके अक्सर भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाओ सुषमा। भूल तो सुरभि के पापा गए हैं। सासू माँ 5 साल तक लकवा के कारण बिस्तर पर पड़ी रहीं। क्या मैंने उनकी शारीरिक विकृति से कोई घृणा की थी तब? डॉक्टर कहते हैं कि सुहास की बीमारी लास्ट स्टेज पर है। मेरा तो दिल बैठा जाता है और ऐसे में इन्होंने भी अपनी असलियत दिखा दी। सच कहूँ तो अब मेरा इनके साथ रहने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। दिल कर रहा है कि सुहास से पहले मैं दुनिया के उस पार पहुँच जाऊँ जहाँ सुहास के आने पर उसका स्वागत करूँ और फिर उसके साथ रहने से मुझे कोई ना रोक सके। कहते कहते सुषमा का गला भर आया था। इस तरह हिम्मत मत हारो, सुहास को तुम्हारी ज़रूरत है। ये कहकर उन्हें खूब सारी दिलासा देकर मैं अपने घर वापस चली गई थी। सुषमा उस दिन इतनी विचलित थी कि अपने ऑफिस भी नहीं गई थी। शाम को जब आलोक जी वापस आए तो हो सकता है उन दोनों के बीच सुहास भैया को लेकर फिर कोई बातचीत हुई हो। उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई। रात तकरीबन 11 बजे भाई साहब बेचैन होकर हड़बड़ाते हुए हमारे घर का दरवाज़ा बजा रहे थे। जल्दी चलिए, देखिए ना, सुषमा को ना जाने क्या हो गया है। वो शाम से सोकर ही नहीं उठी है। उसके मुंह से झाग आ रहा है। हम पहुँचे थे, डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया था। आते ही उसने हमारी आशंका को सही बतला दिया था। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। संभव है कि यह ब्रेन हैमरेज का केस है, डॉक्टर ने कहा था। हाँ, हो सकता है। कुछ दिनों से वो अपने बेटे के तलाक के केस की वजह से तनावग्रस्त थी और इनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। दवाई ले रही थी लेकिन फिर भी हमसे दूर चली गई, भाई साहब ने खुद को संभालते हुए कहा था। जब यह दुखद सूचना परिजनों के साथ ही साथ रीना को दी गई तो वह आश्चर्य से बोली, तो क्या दीदी दिल्ली में ही थी? दीदी ने हमें तो बताया था कि वे कर्नाटक जा रही हैं। हाँ, हम जाने वाले थे लेकिन इनकी तबीयत नासाज होने की वजह से हमें अपना प्रोग्राम रद्द करना पड़ा था। भाई साहब ने बहाना बना दिया था। सुरभि बेटा, तुम और तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य यही जानते और मानते होंगे कि उस दिन सुषमा को ब्रेन हैमरेज ही हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी। वो इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लगता था कि उन्होंने अपना सब कुछ गिला शिकवा मुझसे कहकर अपना मन हल्का कर लिया है, लेकिन उस दिन मैं गलत थी। उनके दिल पर चोट बहुत गहरी थी। उनके लिए घाव का भरना मुश्किल हो रहा होगा और नतीजा उन्होंने कोई प्राणघातक वस्तु का सेवन किया था। उनके शरीर का रंग अजीब सा नीला पड़ गया था। सुरभि, उन्होंने मुझसे तो सिर्फ एक बार ही कहा था। कुछ अनकहा भी रहा होगा जो उन्होंने अपनी डायरी में जरूर दर्ज किया होगा। तुम उस डायरी को उनकी अलमारी में ढूंढना। तुम्हें यह सब जानकर तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन माँ की तकलीफ को जानना और उसे महसूस करना एक बेटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने तुम्हारे सामने वह सच रख दिया जो सब आज तक छुपा हुआ था। ये सुनकर सुरभि स्तब्ध थी। माधुरी ने एक बार उसके कंधों को हिलाकर कहा, सुरभि, तुम सुन तो रही हो ना? झकझोरने से जैसे वह चेतना में आई। जब पलकें झपकाई तो आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। अपने आप को संभालो बेटा, और हाँ, इस बात का जिक्र अपने ससुराल में और अपने पति से कतई मत करना, वरना उनकी नज़रों में तुम्हारे पापा का सम्मान कम हो जाएगा। अब तो उन्हें भी उनके साथ ही तो रहना है ना। आगे तुम समझदार हो। जो होना था वह तो हो चुका। अब अतीत को याद कर अपना आज और भविष्य मत बर्बाद करो। माधुरी ने एक व्यवहारिक सलाह दी थी उसे। उफ, परिवार के लिए समर्पित मेरी मम्मी को इतनी बड़ी अवहेलना सहनी पड़ी। भैया का तलाक हो रहा था,
तो मैं पूरी तरह से भैया के साथ जुड़ी हुई हूँ। समय समय पर बात करती हूँ, अपने सुझाव देती हूँ और दिलासा भी देती हूँ। सच कहूँ तो भैया का तनाव मुझे अपने हिस्से की ज़िंदगी की खुशियों को भी जीने नहीं दे रहा है। ये भाई बहन के रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि दूर रहकर भी जरा सी भी देर का सलाह मशवरा भी एक बहुत बड़ा संबल बन जाता है। मुझे अगर भैया से बात करने से भी रोका जाए तो मैं क्या कर लूँगी, ये सोचना भी मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि मैंने ससुराल में हर रिश्ते को पूरा मान सम्मान दिया है, और अगर मुझसे एक रिश्ता छीना जाता है तो ऐसे छीनने वाले बेरुखे रिश्तों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। बेटा, क्रोध में कोई निर्णय मत लेना। सुषमा नहीं है तुम्हारे, सुहास मामा भी कुछ महीने पहले ही दुनिया छोड़ गए हैं। अब पापा का ख्याल रखना। इस गुजरे 1 साल में भाई साहब ने बहुत अकेलापन झेला है। सुषमा ने तात्कालीन परिस्थितियों के आक्रोश में अपने जीवन को खत्म कर लिया। भाई साहब के अकेलेपन से तुम्हारी मम्मी की आत्मा भी ऊपर सुकून से ना होगी। अच्छा, चलती हूँ, समय मिले तो घर आना, कहकर माधुरी ने विदाई ली। सुरभि ने माधुरी आंटी के जाने के बाद अपनी माँ की डायरी को ढूंढना प्रारंभ किया। डायरी मिलने में देर क्यों लगती, सुरभि जानती थी कि मम्मी चीज़ को संभाल कर कहाँ रखेगी। मोतियों से अक्षर लिखने वाली माँ की राइटिंग डायरी में बड़ी बेतरतीब सी थी, और क्यों ना होती। माँ किस मनस्थिति में अपना दर्द बयां कर रही थी। वर्तनी की शुद्धता और अक्षरों की बनावट को भला वह कैसे संभालती। माँ पहले डायरी नहीं लिखती थी, उन्हें फुर्सत भी कहाँ थी, और सच कहें तो ज़रूरत भी कहाँ थी। एक खुली किताब सी जिंदगी जी रही थी। शायद वह सुहास मामा की बीमारी के कारण भी ना लिखती। उन्हें मुश्किल हालातों से जूझना आता था, लेकिन जब उन्हें रिश्ते की जटिलताओं से जूझना पड़ा तो भला किससे कहती। पापा का इतने समय का साथ, जिस पर एक स्त्री को सबसे बड़ा भरोसा होता है, उनके लिए उस साथ को निभाना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्होंने ही धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण रिश्ते को खो दिया। माँ के दिल को और भी अधिक जख्मी कर दिया था। पापा का साथ मिला होता तो माँ हर मुश्किल से जीत जाती, मगर पापा ने तो अपनी हठ धर्मिता से माँ को निराश ही कर दिया था। माँ की डायरी के पेज पर लिखे उनके शब्द आंसुओं से बिगड़े हुए भी थे। इतने महीनों का दर्द। सुरभि मानो एक साथ में ही पड़ गई। दुख और क्रोध के मिले जुले भाव से विचलित सुरभि समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वह तो यहाँ पापा को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। शुरू में तो पापा फ़ोन पर मना ही करते रहे थे, लेकिन लगता था कि अब वह इस अकेलेपन से घबराने लगे हैं, और पापा कहीं फिर से मना ना कर दे, इसलिए उनकी एक बार हाँ होने पर वह जल्दी ही यहाँ आ गई थी। लेकिन अब पापा के प्रति प्यार धीरे धीरे एक धीमी नफरत में बदल रहा था। डायरी को पढ़ने के बाद उसे लग रहा था कि पापा ही मेरी माँ की मृत्यु के दोषी हैं। पापा ने माँ के साथ दादी की जी भर की सेवा की। तब सेवा या दादी की शारीरिक रिक्ति से कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि दादी उनकी अपनी माँ थी, और मामा के लिए पापा इतने निष्ठुर हो गए कि खुद तो उनकी सेवा से दूर ही रहे, माँ उनकी सेवा करे यह भी उन्हें गवारा नहीं था। ये कैसी मानसिकता है पापा की। अगर माधुरी आंटी ने मुझे ना बताया होता तो मैं हमेशा के लिए अपनी माँ की मृत्यु के लिए अंधेरे में रहती। डायरी के अंतिम पन्ने पर माँ ने लिखा था, अब और नहीं सहा जाता इस दो रंगी दुनिया को, और दुनिया में ऐसे हम सफ़र को जो बहुत सारी शर्तों के साथ राह में साथ चले। मैं थक चुकी हूँ, अब उनके साथ चलना संभव नहीं है, और अकेले चलने की आदत नहीं है। अलविदा। पढ़ते हुए सुरभि फक फक कर रो पड़ी थी। रात को विचलित मन स्थिति में रिमोट से टीवी के चैनल बदलते हुए उसने अपना समय गुजारा। पापा से कुछ कहना उसे ज़रूरी नहीं लगा। बात करके अब होना भी क्या था। अगली सुबह भी सामान्य रहने का प्रयास किया। एक दिन बाद उसे अपने पापा के साथ मुंबई वापस जाना था, लेकिन आज जब सुरभि अपना सामान संभालने लगी तो उसके पापा को लगा कि वह अपना सामान लगाने के बाद शायद मेरा सामान व्यवस्थित कराने के लिए मेरे पास आएगी, क्योंकि उन्हें स्वयं अपना लगेज लगाने की कभी आदत ही नहीं रही। सुरभि और सुषमा के रहते उन्हें लगेज लगाने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ती थी, और सुषमा के जाने के बाद वो कहीं गए ही नहीं थे। सुरभि अपना सामान पैक कर ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई। सुरभि सारा सामान पैक कर लिया,
और अभी से ही ड्राइंग रूम में क्यों ले आई हो? अपना रिजर्वेशन तो कल का है ना? हाँ पापा, हमारा रिजर्वेशन कल का है, लेकिन मैं आज ही वापस जा रही हूँ पापा। हर रिश्ते को साथ की ज़रूरत होती है। कुछ रिश्ते खून के रिश्ते होते हैं और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत रिश्ता 7 फेरों से बंधा जाता है। उस रिश्ते की गरिमा ये है कि वह हर रिश्ते को महत्व देगा, तभी खुशियों से महकेगा। लेकिन आपने कुछ रिश्ते पर एक तरफ़ा आधिपत्य जमाया। आपने तो उन रिश्तों को समझा ही नहीं और माँ को भी उनसे दूर करने की कोशिश की। नतीजा, वो रिश्ता भी आपसे दूर चला गया। पापा, मैं यहाँ एक रिश्ते को लेने आई थी। आपके लिए सामान सहेजते हुए माँ की डायरी मेरे हाथ लग गई थी। कितनी अकेली पड़ गई थी माँ। पापा, आपने यह बात हमसे छुपा कर रखी कि माँ ने जिंदगी से तंग आकर जहर खाया था। उन्होंने मृत्यु को स्वयं चुना था और उसका कारण आप ही थे। जहर खाने से पहले भी माँ नहीं चाहती थी, इसलिए उन्हें आपसे दूर जाने का यह तरीका सही लगा होगा। मैं खुद से भी शर्मिंदा हूँ कि माँ इतना कुछ सहती रही और मैं पगली अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त रहकर उन्हें समझ न सकी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने यह अधिकार कब खो दिया कि माँ अपने दिल की हर बात मुझसे कह पाती। अब मैं जा रही हूँ पापा। मुझे आपको अपने साथ लेकर जाना था, लेकिन मैं माँ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ इस डायरी के रूप में। और अब मैं जाऊँगी अपने नाना नानी के पास, जिन्होंने जीवन संध्या में अपने बेटे और बेटी को खोने का दर्द सहा है, और आगे भी उनके साथ भरपूर समय बिताऊंगी। अपनी उस मामी का साथ भी दूंगी जिसने इतनी कम उम्र में वैवाहिक सुख के नाम पर केवल सेवा का कर्तव्य ही निभाया है और अपना दुख भूलकर वह नाना नानी की सेवा में लगी हुई है। अब वही मेरा मायका है और मैं उस घर की लाडली बेटी। काश माँ अपनी घुटन को दूर कर नए जमाने की अपनी बहू से सीख ले पाती और उसकी तरह इस रिश्ते से दूर जाने के लिए ब्रेकअप करने की हिम्मत कर पाती, लेकिन जिंदगी से मुंह ना मोड़ती। सुरभि अपना बैग उठाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर निकल पड़ी थी। उसने अपनी माँ की उस सफ़ेद डायरी को सीने से लगा लिया था।